मैं केवीएस आपका अपेक्स कैरियर एकेडमी में स्वागत करता हूं और यूट्यूब चैनल केवीएस कैरियर एकेडमी में आपका तहे दिल से अभिनंदन है। और आज हम आपको ये क्लास 10th का मैथ जो बेसिक्स क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार नहीं हर बार एग्जाम में आते आते हैं, इस बार भी संभावना है, तो इन क्वेश्चनों के साथ हम आए हैं। टाइम न लेते हुए चलते हैं। पहले चैप्टर हमने चैप्टर वाइज चैप्टर सीरीज रखी है कि जैसे चैप्टर पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस हिसाब से हमने क्वेश्चन रखे हैं। हमने सॉल्व भी करके रखे हैं, सॉल्यूशन आपको साथ में मिलेगा क्योंकि हमें टाइम न लगे इसलिए ज़्यादा, इसलिए हमने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। हम समझाते हैं कि अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर आप समझदार हैं और समझ जाएंगे कि यहाँ पर 140 है, 156 है, 100 ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं, इनमें से चारों हमने सॉल्व करके दिखाए। इस तरीका से फैक्टर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे तो इनमें से 26 और 91 का युग्म है, एक ही युग्म है। ये युग्म आप स्वयं करेंगे, ये वाला हमने कर दिया है कि 26 के आप गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 91 के करेंगे। इनमें से एचसीएफ होता है जो कॉमन होता है, और जो कॉमन होता है वो सिंगल टाइम लेते हैं, रह जाता है उसे भी ले लेते हैं, ये होता है हमारा एलसीएम। तो इस फॉर्मेट को भी आप समझ पाए होंगे। फिर एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में एक बनता है कि दो संख्याएं दे रखी होंगी तो एचसीएफ पूछ रखा होगा, एलसीएम दिया होगा तो वो एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पूछ लिया होगा। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही दे रखे हैं तो इनमें से कोई एक संख्या मिस होगी, पर यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याएं दे रखी हैं, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों संख्याओं का मल्टीपल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के। हमने दोनों संख्या रखी है, काट पीट के हमारा आंसर आया यहाँ पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें पता है कि हर बार आना ही आना है, इसको कोई न दोहरा सकता है न हटा सकता है। या √3 हो जाएगा, √3 की अब √2 आ सकता है, कल को √5 आ सकता है, कल को 2√3 हो सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है पर क्वेश्चन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले करते हैं हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर √3, जहाँ P और Q सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य या पूर्णांक है लिख सकते हैं, लेकिन Q ≠ 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हमने इसका सोल्यूशन फिर किया इधर इस साइड में, इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसको हमने किया कि P बराबर इतना, जो √3 को उधर Q को भेज देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो P² बराबर 3Q² हो जाएगा। यहाँ पर आप समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं इसे, या हम कह सकते हैं कि जो P² है वो 3 से भाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा। पुनः माना कि √3 एक परमेय संख्या है, हमने फिर मान लिया पुनः परमेय संख्या है एक, तो यहाँ पर क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, बराबर किया 3/1, तो हम उसको उधर भेज देंगे P बराबर 3R। समीकरण फर्स्ट से हम कह देंगे 3R की जगह पर रख दो, यहाँ पर P की जगह पर 3R रख दिया हमने, वहाँ पर रख दिया उठा के समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ क्या आएगा 9R² और यहाँ 3Q²। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 से कट गया तो 3R को हम कहेंगे Q है ना, वो 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, हम कहेंगे ये Q² भी 3 से भाज्य है तो Q भी 3 से भाज्य होगा। जब दोनों में कॉमन 3 मिल रहा है तो हम कहेंगे एचसीएफ जो है हमारा वो 3 हो जाएगा, जबकि परमेय संख्याओं का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो ये हमारी अवधारणा के विपरीत है। जब ये हमारी अवधारणा के विपरीत है तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं भैया, हमने माना था ये परमेय संख्या पर ये हमारी अवधारणा के विपरीत है, तो क्या होना चाहिए, ये अपरमेय होना चाहिए। तो हमने कह दिया था सिद्ध होता है ये परमेय संख्या है। नेक्स्ट दूसरी तरफ हमने एक बोर्ड वाली जो कॉपी आती है स्मॉल वाली होती है ना, उसमें कर रखा है। तो देखिए दूसरा है, सिद्ध कीजिए 5√3 एक परमेय संख्या। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कहेंगे माना यह एक परमेय संख्या है तो P/Q बराबर 5 प्लस, तो इन्हें इसको तरफ भेजेंगे P/Q माइनस 5 बराबर √, तो हम जानते हैं अतः 5 तथा PQ/ ये क्या है, परमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है, इस तरीका से भी कह सकते हैं। तो ये परमेय संख्या है तो हमारा ये पूरा भी परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या की जो संख्या बराबर होगी वो भी कैसी होगी, परमेय होगी। तो हमने कहा भैया तो हमारा √3 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √3 एक अपरमेय संख्या है आप जानते हैं, तो इस तथ्य का हमारा विरोध होता है, इसलिए यह परमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, हमें पता है। तो √3 ≠ P/Q माइनस 5, तो अतः यह हमारी कल्पना या अवधारणा के विपरीत है। अतः बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कुछ करना नहीं होता, समझना है बस। हम आशा करेंगे हमारी कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर आया नहीं आया, या हमारे व्हाट्सअप नंबर है हमारा इस पर आप इसका सॉल्यूशन डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन करके इसका सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं अच्छे से, या कोई भी डाउट है तो इस तरह पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9528273113। इस वाले नंबर पर आप इसका सॉल्यूशन करके हमें दिखा भी सकते हैं कि सर आपने सॉल्यूशन किया, अच्छी बात है। और समझ रहे हो, तो देखो ये है। और आप चाहें तो हमारे इस ब्लॉग में आप जब उस यानी एक चैनल है हमारा, तो इस नाम से सर्च कर सकते हैं KVS
कैरियर एकेडमी के नाम से, ये उस पर भी मिल जाएगा, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आपको दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मिस्टर KVS यादव के नाम से देखेंगे कि हमारी इस आईडी पर आप क्या कर सकते हैं। अरे क्या कर रहा हूँ, इंस्टा, इस पर भी आप भेज सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर, हम तो तुरंत जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फिर क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक परमेय संख्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आया तो इसको माना एक परमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे तो हमें पता है कि P/2Q क्या है, ये सब पूर्णांक है या परमेय संख्या है। तो भैया ये परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या ये सेम टू सेम इसी की तरह हो जाएगा √3, और परमेय होनी चाहिए, परमेय होनी चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं है क्योंकि इस कथन का विरोधाभास हो, ऐसा हो ही नहीं है क्योंकि बराबर हो नहीं सकता। तो 2 बातें लिखनी है आपको, ये आंसर देना है। फिर इसके बाद हमने एक क्वेश्चन रखा है बेटा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो आप इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन मिलता है, आप ये तो बचपन से सीख रहे नहीं है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके द्वारा से आप समझ लीजिए अच्छे से। सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके पूरा आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यदि 2 घात दूसरे चैप्टर की बात आ गई, हम दूसरे चैप्टर में एंटर कर गए हैं, तो दूसरे चैप्टर में देखेंगे यदि 2 घात समीकरण, 2 घात बहुपद समीकरण नहीं है, P-1 x² + px + k1 का एक शून्यांक 3 है, तो फी का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका शून्यांक p है, शून्यांक 2, 3, 4 जो भी दे रखा, तो वहाँ x का मान रखना है। हम कहेंगे तब जो QX बराबर इतना दे रखा, तो हम कहेंगे भैया Q की जगह पर हम -3 रख दें तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हमने रखा तो बराबर 0 कर देंगे। हमने काट पीट के यहाँ से मान निकला हमारा कि P बराबर आया 4/3। जब ऐसा क्वेश्चन आया आप आंसर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है एक हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है 2 घात बहुपद f(x) बराबर इतना के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके संबंध बीच ज्ञात कीजिए। इस तरीका से एक क्वेश्चन आएगा, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं आपको, इनके बीच संबंध ज्ञात करना है। हमने कभी ये शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि f(x) बराबर जो हमारा दे रखा था 3x², इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के बाद हमें पता चला कि 3x - 4 और x + 1 आया। तो हमने कहा यदि ऐसा है इसके बराबर 0 तो इसके बराबर 0 यहाँ पर रख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ आके 0 रख लेंगे। अगर ऐसा 0 है तो शून्यांक निकालने के लिए या शून्यांक ज्ञात करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। तो x बराबर 4/3 आया और x बराबर -1 आया एक। हमने कहा ये सत्यापन करने के लिए एक बीटा और अल्फा मान लेते हैं। माना 2 घात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बराबर इतना है, बीटा बराबर इतना है। तो हमने कहा कि दोनों का योगफल, हमने कहा योगफल निकालेंगे। तो भैया योगफल निकाला तो -q/a, यहाँ पर हमने रखा, जोड़ा, देखा तो दोनों का मान बराबर आया। ऐसे ही यहाँ भी बराबर आया, तो यानी सत्यता की जांच होती है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इस बात का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सही से, और आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ये दे रखा है। तो देखो एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, इनमें से कोई सा एक कर लेते हैं। हमने कहा भैया कि अगर 2 शून्यांक माने अल्फा और बीटा, योगफल दे रखा है v/a, तो हमने पहला देखा v/a होता है पर इसका 0 दे रखा है। तो हमने कहा भैया b बराबर 0 और a बराबर 1 हो गया। तो हमने कहा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का कितना है √5। तो हमने कहा भैया c का तो √5 हो गया, पर इसका 1 है। तो हमने यहाँ से तीनों के मान निकाल लिए। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हम मल्टीपल करके या कुछ भी करके बराबर करते, ये बराबर कर लेंगे, जो भी मान हो जाएगा। तो यहाँ पर तब समीकरण बनाने के 2 घात बहुपद बनाने के सूत्र है व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में a का b का सबका मान रख के समीकरण हमारा ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे चैप्टर की उत्तर देखेंगे, यहाँ पर समीकरण का योग हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व नहीं किया है तो बताओ, तो हम तो सॉल्व कर देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। हम कहेंगे भैया यहाँ से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहाँ पर देखेंगे कि x - y बराबर 26 और यहाँ पर देखेंगे कि x - 3y बराबर 0। क्या करने पर बेटा, घटाने पर, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस का, तो x से x कट जाएगा, y जाएगा 3y में से, तो 2y बचेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ से 0 6 ही बचेगा, यहाँ से कट कर देंगे तो y बराबर कितना बचेगा, y बराबर बचेगा 3। हमने कहा भैया y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो x - 3 बराबर 26। तो यहाँ से पता करेंगे कि x का मान आएगा तो 26 उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 29। दोनों का मान आया आपके पास। x y के मान ज्ञात करने थे, हमारे पास आ चुके हैं। बस इतना छोटा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि पी के किन मानों के लिए समीकरण योग का एक अद्वितीय हल होगा। पी के किस मान के लिए, तो हमने कहा भैया देखते हैं। यहाँ पर हमने हमारे पास 2 समीकरण दे रखे थे, निकाय हमारा ऐसे ऐसे बनता है, उसका हम अद्वितीय हलों की तुलना करेंगे तो a1 a2 बराबर ऐसा अद्वितीय हल के लिए ऐसा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो सर ये हमने देखा कि दोनों
ये मान इतने इतने बराबर इतना है और इसका ये है, तो हम यहाँ रख देंगे। तो 2/1 करा, p/2 करा, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, p(4) यानी p हम कह सकते हैं अतः p/4 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए कैसा है, अद्वितीय हल है। बस 4 पर अद्वितीय हल नहीं होगा, नहीं तो सबके लिए है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तुगनी है। कितनी है? तुगनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। हमने कहा माना दो संख्याएं क्रम से x व y हैं। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। x - y बराबर 26। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। दूसरा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने हल किया। तो हल करने के बाद हमने मान रखा 13 निकाला और दूसरी संख्या 49, यानी एक निकली 13 और दूसरी 39। इसका भी सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखेंगे। यहाँ पर दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। हमने कहा माना कोण x और y हैं, तो x ग्रेटर देन y, यानी x जो है जो y से बड़ा है, तो x + y बराबर 180 तुम जानते हो न्यून कोण होता है, तथा x बराबर y + 36, यानी x है जो y से कितना बड़ा है? 36 अधिक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर या दो समीकरण से दोनों से हल करने पर यहाँ पर हमारा y का मान निकल के आता है 72, और यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 108, यानी दोनों मान आ गए। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। इसी से लीजिए जल्दी बराबर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर बार आते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको कहते हैं दो अंकों से बनी संख्या एवं दो अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। मतलब एक तो यहाँ पर गुना गुना आ जाता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? शुद्ध संख्या है हमारी वो, जो यानी दो अंकों से बनी संख्या है, तथा उसके अंक पलटने पर बनी संख्या, दोनों का योगफल कहते हैं 66 हो जाता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तब संख्या याद कीजिए। देखेंगे यहाँ पर, माना संख्या में इकाई अंक y है तथा दहाई अंक x है, तो हमने वह संख्या देखी 10x + y हो गया। उसने कहा तथा संख्या के अंक पलटने पर बनी नई संख्या 10y, अंक पलट दिया हमने, दहाई को गया तो 10y + x हो गया। प्रश्नानुसार दोनों का योगफल कर देंगे 66 हो जाएगा। तो यानी हमने जोड़ा 11y 11x 11y हो गया, 11 कॉमन लिया हमने, 6 से कट गया, तो x = 6। पर प्रश्नानुसार उसने कहा कि अंतर है दोनों का y, तो x - y किया हमने, तो अंतर हो गया 2। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों से हल किया हमने। हल करने के बाद x और y के मान, x का मान निकाला, तो x का मान समीकरण में रखने पर क्या किया हमने? y का मान निकाला। तब वह संख्या देखी हमने कितनी है? 10x + 2y, तो यानी 10x + यानी जो भी आया 46 संख्या आई आपकी। ठीक है, अगर आप समझ में आया हो तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपके सामने, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ी जाए। देखते हैं वह भिन्न माना वह भिन्न कितनी है? x/y हो तो प्रथम शर्त अनुसार, यानी x - इतना, तो इसको क्रॉस मल्टीपल किया हमने, 3x और इधर गया माइनस का y, तो y इधर आया, 3 10 चला गया, प्लस समीकरण बन गया यहाँ से। ठीक है बेटा, द्वितीय शर्त के अनुसार ऐसा ही यहाँ पर हुआ, हर में जोड़ा 1/4 आया, क्रॉस मल्टीपल 4x माइनस का y बराबर में 8 रह गया। ठीक है, इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर x का मान निकाला। x का मान किस में रखने पर? समीकरण सेकंड में रखने पर, या फर्स्ट में किसी में रख दो तो y का मान निकल आया। तो हमने कहा हुआ भिन्न कितनी है? x का मान ये है, y का मान ये है, समीकरण बन गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से, बातें ना करते हुए। चलो अब देखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इतना इतना का विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो x² + 2x + के 3y 2 अपॉन में वो = 0 में a बराबर c बराबर इतना दे रखा है, तो विभक्तर ज्ञात करेंगे तो d बराबर v² - 4ac होता है। इसकी सोच लीजिए फटाफट। k का मान देखो, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² + 2x 20x + का 22 = 0 के मूल समान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? a = k, b = 20, c = 25। जब ऐसा मूल समान होने के लिए क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो b² - 4ac को सॉल्व करेंगे, यहाँ से k का मान आया बेटा 4। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने कहा समीकरण उसमें इतने का मूल कितना है? 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 3 है तो x की जगह 3 रख देंगे बेटा, k का मान अपने आप निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात को समझिएगा। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/2 हों। माना दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तब मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर इतना है, और ये आ गया निकल के, और मूलों का गुणनफल है अल्फा × बीटा बराबर जो आपको दे रखा है कि इतना 1 दे रखा है। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी है और व्यापक रूप से भी बना सकते हैं। तो सबकी जगह मान रख देंगे, मान रख के आप क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है, ये देखना है। तो हमने कहा माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y है, तब ये होगा x प्लस वाई बराबर 0 और एक्स स्क्वायर, हाँ इतना हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम y बराबर निकालेंगे तो 27 माइनस एक्स समीकरण फर्स्ट, गुणनफल होता है x इतना है तो गुणनफल की y की जगह y का मान रख देंगे। यहाँ पर सॉल्व किया तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कितना आया 13 और 14, तो हम कहेंगे या तो पहली 13 तथा दूसरी संख्या 14 है। समझ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गमूल 290 है। तो मैंने कहा भैया माना क्रमागत विषम धन पूर्णांक एक्स और एक्स प्लस 2, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 4x हो गया, यानी इसमें से जाएगा तो 286 इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 143 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 13x माइनस का 11x, क्या किया 11x, तो यहाँ पे माइनस के 143। तो इनमें से कॉमन लेने के बाद पता चला ये माइनस का है बेटा, एक प्लस का, तो प्लस का मान काम करेगा। हमने कहा भैया तो दोनों हाथों पूर्णांक, पहला 11 दूसरा 11 प्लस 2 यानी 13 हो गए। यही हम अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस चीज़ को हम यहीं बरामद करते हैं, यहीं अंतिम करते हैं। 4 चैप्टर हमने पूरे कर दिए हैं। उम्मीद करना कि हम कल से 5वां कराएं, पर इस पर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ देंगे और साथ बने रहेंगे। विश्वास मानना कि अगर जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं उतना क्वेश्चन करना। अगर कभी भी बोर्ड में ऐसा लग जाए आपको कि सर जी ने गलत कराया तो हमसे एक बार कहना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। सबसे निवेदन है कि आप घर पर जाके पढ़ें और उसे अच्छा